नमस्कार, राधे राधे। मैं विनीता आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सबको ज्ञात है कि 6 दिसंबर को निर्धारित की गई है हिंदी की परीक्षा एलटी ग्रेड का। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाइए और अच्छे से प्रतिदिन अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो देखिए, जो इस समय हम लोग की सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक से, तो उसमें इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं आधुनिक काल पर। तो आधुनिक काल के अंतर्गत कल हम लोगों ने पढ़ा कि भारतेंदु युग के जो प्रमुख रचनाकार हैं उनके विषय में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु युगीन चेतना का विकास, जिसे क्या कहा जाता है, द्विवेदी युग, ठीक है। भारतेंदु युग की चर्चा पहले हो चुकी है। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे द्विवेदी युग की। तो क्या दिया हुआ है, भारतेंदु युगीन चेतना का विकास। समय दिया है 1900 से लेकर के 1920 तक। परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है कि द्विवेदी युग का समय क्या निर्धारित किया गया है, तो याद रखिएगा 1900 से लेकर के 1920 तक। आगे दिया है कि भारतेंदु एवं उनके समान धर्मा रचनाकारों द्वारा हिंदी साहित्य में जिस आधुनिकता का प्रवर्तन हुआ उसके प्रभाव से काव्य भाषा गद्योन्मुख हो रही थी। इसका क्या मतलब है कि भारतेंदु और उनके समान धर्मा, यानी कि उनके समान धर्मा जो भारतेंदु युग के मंडल के जो जितने भी रचनाकार हैं, तो वो सब लोग हिंदी साहित्य में जिस आधुनिकता का प्रवर्तन कर रहे थे, तो उसके प्रभाव से क्या हो रहा था, जो काव्य की भाषा है वह गद्य की ओर उन्मुख हो रही थी। यद्यपि वह ब्रजभाषा ही बनी हुई थी, काव्य की जो भाषा थी वो गद्य की ओर उन्मुख तो हो रही थी, फिर भी वह क्या थी, ब्रजभाषा ही बनी हुई थी। पुराने काव्य रूपों का पुनः प्रचलन और नए काव्य रूपों का प्रारंभ हो रहा था। गद्य पहली बार साहित्य का प्रधान माध्यम बन रहा था और साथ ही साथ कविता की भाषा भी गद्य की ओर झुक रही थी। मुगल साम्राज्य के अंतिम दिनों में असुरक्षा के कारण व्यापारी, शायर, कलावंत आदि उत्तर भारत में फैल गए थे। मुगल साम्राज्य जब अंतिम पड़ाव पे था, मुगल साम्राज्य के अंतिम दिनों में असुरक्षा के कारण जो व्यापारी थे, जो शायर लोग थे, जो शेरो शायरी करते थे और जो कलावंत थे, तो ये सारे लोग क्या किए, ये सारे के सारे लोग उत्तर भारत में ज़्यादातर फैल गए थे। दक्षिण भारत में हिंदी या हिंदवी ने मोहम्मद तुगलक के समय से ही जड़ पकड़ ली थी। मोहम्मद तुगलक जो है वो क्या है, मुगल साम्राज्य मतलब मुगल काल का ही एक शासक था। तो उसी के समय में ही दक्षिण भारत में हिंदी या हिंदवी ने अपनी जड़ पकड़ ली थी, ठीक है। इस प्रकार खड़ी बोली हिंदी लगभग समूचे भारत और विशेषतः उत्तर भारत की सामान्य बोलचाल की संपर्क भाषा बन गई थी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो हिंदी है, यानी कि दक्षिण में तो वो अपनी जड़ पहले से बना ही चुकी थी, धीरे धीरे वो पूरे उत्तर में फैल जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि मतलब खास करके इन पंक्ति में बताया गया है कि समूचे भारत में, लेकिन विशेषकर कहाँ पर, उत्तर भारत की सामान्य बोली की क्या हो गई थी, संपर्क भाषा बन गई थी हिंदी खड़ी बोली, यानी कि आम लोगों की एक सामान्य भाषा बन चुकी थी, ठीक है। आधुनिक साहित्य की लोकोन्मुखता एवं यथार्थ बोध का आग्रह था कि सामान्य बोलचाल की भाषा अर्थात खड़ी बोली काव्य भाषा हो। आधुनिक साहित्य की लोकोन्मुखता, आधुनिक साहित्य की लोकोन्मुखता का मतलब हो गया कि जो आधुनिक साहित्य, आधुनिक काल में जो साहित्य था, तो साहित्य क्या था, लोकोन्मुखता, यानी कि लोक कल्याण की भावना जो रखता था, और यथार्थ बोध का मतलब इनका आग्रह था एक प्रकार से कि सामान्य बोलचाल की जो भाषा है, यानी कि जो खड़ी बोली है, तो वो क्या हो, वो काव्य भाषा हो। ब्रजभाषा काव्य की सुदीर्घकालीन परंपरा थी। ब्रजभाषा काव्य की क्या थी, सुदीर्घकालीन परंपरा थी। कैसे, ब्रजभाषा आपका कहाँ से, आदिकाल से ही चलता आ रहा था, तो हो गई ना सुदीर्घकालीन, यानी कि बहुत ही लंबी परंपरा थी ब्रजभाषा काव्य की। तो क्या आगे दिया है कि काव्य रसिकों में परंपरागत संस्कार थे। काव्य के जो रसिक थे, काव्य जो लिखने वाले थे, तो उनमें क्या थे, परंपरागत संस्कार थे, ठीक है। अतः ब्रजभाषा के समर्थकों ने खड़ी बोली में काव्य रचना का विरोध किया।
अब यहाँ पर क्या दिया है कि जितने भी सुकवि थे वो लोग ब्रज भाषा के मतलब जितने भी ब्रज भाषा के समर्थन में खड़े थे वो लोग खड़ी बोली में काव्य लिखने के विरोध में थे। ब्रज भाषा पिछले लगभग 200 वर्षों से प्रधानतः नायिका भेद, नख शिख वर्णन एवं दरबारी काव्य की भाषा बनी हुई थी। कितने वर्षों तक? लगभग 200 वर्षों से प्रधानता यानी कि मुख्य रूप से नायिका भेद, नख शिख वर्णन एवं दरबारी काव्य की भाषा बनी हुई थी। 1900 से प्रारंभ होने वाली साहित्यिक प्रवृत्ति रेतकालीन दरबारीपन के विरोध में थी। हिंदी साहित्य प्रधानता उस राष्ट्रीय स्वाधीन चेतना का सहचर बन गया था जो साम्राज्यवाद के साथ सामंतवाद का भी विरोध कर रहा था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में भारत में दूरगामी परिवर्तन हो रहे थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में यानी कि शुरुआत में भारत में दूरगामी परिवर्तन हो रहे थे, यानी कि बहुत ही आगे की सोच लोगों में विकसित हो रही थी और बहुत सारे चेंजिंग हो रहे थे। ठीक है, परिवर्तन हो रहे थे। देशी पूंजीवाद विदेशी साम्राज्यवाद की बाधाओं के बावजूद उदित हो चुका था। विदेशी साम्राज्यवाद की बाधाओं के बावजूद भी क्या उदय हो चुका था? देशी पूंजीवाद। ठीक है। तिलक की गिरफ्तारी पर बम्बई के मजदूरों ने हड़ताल की। जब तिलक की गिरफ्तारी हुई थी अंग्रेजों के द्वारा तो बम्बई, अब मुंबई बोला जाता है, तब बम्बई बोला जाता था, तो बम्बई के मजदूरों ने क्या किया? हड़ताल किया। इन लोगों ने 1907 में सरस्वती में हड़ताल पर एक लेख छपा। ठीक है। 1904 में सरस्वती, देखिए सरस्वती पत्रिका है। ठीक है, याद रखिएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक पत्रिका है सरस्वती नाम से। 1904 में एशिया के देश जापान ने जब यूरोप के जार शासित रूस को लड़ाई में पराजित किया तो भारत में उत्साह का संचार हुआ। कब? 1904 में। एशिया का देश जापान एशिया का देश है, तो इसने जब यूरोप के जार शासित रूस को लड़ाई में क्या किया? पराजित किया, यानी कि परास्त किया, तो भारत में उत्साह का संचार हुआ। 1913 में रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला। इसी समय तिलक ने स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। ठीक है, कब? 1913 में जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला और इसी समय में तिलक ने क्या किया? स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षा में पूछ ले कि स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा दिया गया नारा है, तो याद रखिएगा तिलक के द्वारा। ठीक है। यह चेतना पूरे देश में व्याप्त हो गई। ये जो चेतना थी वह क्या हुई? पूरे देश में व्याप्त हो गई। तिलक ने गीता रहस्य में महान भारतीय ग्रंथ गीता को कर्मयोग का प्रतिपादक ग्रंथ बताया। बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी ये रचना है गीता रहस्य। ठीक है, किसकी? तिलक की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है गीता रहस्य। तो इसमें इन्होंने महान भारतीय ग्रंथ गीता यानी कि जो श्रीमद् भगवत गीता है उसकी बात हो रही है, को कर्मयोग का प्रतिपादक ग्रंथ बताया। तिलक की इस पुस्तक का भारतीय मानस पर गहरा एवं व्यापक प्रभाव पड़ा। आगे चलकर रामचंद्र शुक्ल ने जिस कर्म सौंदर्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह इसी कर्मयोग से संबंधित है। आगे चल करके रामचंद्र शुक्ल ने जिस कर्म सौंदर्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया था तो वो इसी कर्मयोग से संबंधित है, यानी कि जो गीता का कर्मयोग है। ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक 1908 में प्रकाशित की। संपत्ति शास्त्र किसकी है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। कब प्रकाशित हुई? 1908 ईस्वी में, जो भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करती थी। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्यों की गूंज यहाँ सुनाई पड़ रही थी। गांधी जी बैरिस्टर थे, आप लोग जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जाकर के उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, तो वहाँ पर जो इन्होंने कार्य किया था तो उसकी गूंज यहाँ सुनाई पड़ती थी, यानी कि भारत में, जिसे हमने स्वाधीन चेतना कहा। उसके निर्माण की प्रक्रिया में इन घटनाओं का योगदान है। ये सारी चीज़ें जो ऐतिहासिक रूप में आपके सामने आ रही है वो क्या है? द्विवेदी युग में जो साहित्य के प्रति जो चल रहा था कि साहित्य किस प्रकार से लिखा जाए, क्या है, कैसे है, तो उसी के बारे में ये सारी जानकारियाँ हैं। ठीक है।
आधुनिक हिंदी साहित्य को समझने के लिए इस स्वाधीन चेतना को समझना बहुत उपयोगी है। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि आधुनिक हिंदी साहित्य को समझने के लिए इस स्वाधीन चेतना को, यानी कि जो जितने भी ऐतिहासिक चीज़ें चल रही थी कि किसने क्या किया, कौन सा आंदोलन चला, तो अगर आपको आधुनिक हिंदी साहित्य है उसको समझना है तो आपको यह समझना बहुत ही ज़रूरी है। वस्तुतः इसी शब्द के सहारे हम इस काल की सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक चेतना को समझ सकते हैं। स्वाधीन चेतना का आधार ज्ञान है। भारतेंदु युग से हिंदी साहित्य की ज्ञान साधना का नया दौर आरंभ हुआ। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा कि भारतेंदु युग से हिंदी साहित्य की ज्ञान साधना का एक नया दौर आरंभ हुआ और साहित्य में ज्ञानाश्रित बोध एवं विवेक के बूते प्राचीन साहित्य का पुनः परीक्षण आरंभ हुआ। प्राचीन साहित्य की प्रशंसा ही नहीं, उसकी आलोचना भी आरंभ हुई। जाहिर सी बात है, आधुनिक काल में जितने भी जो प्राचीन साहित्य लिखे गए थे तो उनकी प्रशंसा तो लोगों ने की, लेकिन उसकी आलोचना भी की। क्यों? क्योंकि आप ही हैं, अगर किसी पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो उसकी जो अच्छाइयाँ है तो उसको अगर आप किसी को बताएंगे तो उस पुस्तक में जो बुराइयाँ रहेंगी तो उसको भी सामने लाएंगे कि अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। तो आधुनिक काल में तो आपके बहुत सारे आलोचक भरे पड़े हैं, ठीक है। बहुत सारी लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं, किसी जैसे और किसी की पुस्तक को अपने शब्दों में ढालना कि इनकी पुस्तक में क्या गुण है, क्या दोष हैं, तो उसी को आलोचना कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे आलोचक हुए हैं आपके आधुनिक काल में, तो उन लोगों ने प्राचीन साहित्य की अगर प्रशंसा भी की है तो उसकी आलोचना भी की है। समकालीन साहित्य को बोध या विवेक निर्देशित करने लगा। यह निर्देशन भाषा के क्षेत्र में बहुत खुलकर सामने आया। इस कालखंड में नई जानकारियों का संचय, भाषा की व्यवस्था और रीतिवाद का विरोध साहित्यिक सक्रियता के प्रमुख क्षेत्र थे। इस कालखंड को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो कालखंड चल रहा था तो इसको किसके नाम पर? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर क्या रखा गया? द्विवेदी युग रखा गया ये नाम, ठीक है। अगर जैसे आप लोग पहले पढ़े भारतेंदु युग किसके नाम पर है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर। उसी प्रकार से द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग किसके नाम पर है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष मानते थे। कौन? द्विवेदी जी साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष मानते थे। वे भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका को इस व्यवस्थापन का माध्यम बनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। मैंने आपको ऊपर बताया कि सरस्वती नाम की पत्रिका है जिसका जिसका संपादन कौन किया था? संपादक कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। क्या है? ज्ञान राशि का संचित कोष। यह कथन किसका है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। तो इसे अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारतेंदु युग में गद्य लेखन जोर शोर से शुरू हो गया था। भारतेंदु युग में ही अगर देखा जाए तो जो गद्य लेखन था वो बहुत ही जोर शोर से शुरू हो गया था, किंतु खड़ी बोली में हिंदी गद्य का स्वरूप नहीं स्पष्ट हुआ था। उसमें बोलियों के प्रयोग तथा अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत के भी प्रयोग धड़ल्ले से प्रविष्ट होते थे। उनमें बोलियों का जो प्रयोग होता था, यानी कि जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, तो इन सब का प्रयोग धड़ल्ले से मतलब प्रयोग किया जाता था, ठीक है। इससे हिंदी गद्य की रूपहानि होती थी। हिंदी गद्य की इससे क्या होती थी? रूपहानि होती थी, क्योंकि बहुत सारी बोलियों का प्रयोग किया जाने लगा उसमें। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विभक्तियों, विरामादि चिन्हों के प्रयोग एवं समानार्थक अनेक रूपों के व्यवहार से उत्पन्न अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास किया। पहला प्रयास किसने किया था भाषा के रूप में? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इन्होंने क्या किया? इन्होंने विभक्तियों का प्रयोग किया, विराम आदि यानी कि जो विराम चिन्ह होते हैं तो उनका प्रयोग, समानार्थक शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसके अनेक रूपों के व्यवहार से उत्पन्न जो अस्पष्टता थी तो उसको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया।
पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में तो देखिए क्या कहते हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसको अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण कथन है कि सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियां दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया। क्या दिया है कि सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर, जो सरस्वती पत्रिका है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो जब उसमें बहुत सारी पुस्तकें क्या होती थी, छपाई करने के लिए आती थी, छपने के लिए आती थी, तो उसमें व्याकरण और भाषा की जो अशुद्धियाँ होती थी। अब ऐसे तो नहीं है ना कि कोई ले जाकर के पुस्तक दे दे और बस छाप के आपको दे देगा। पहले क्या होता था कि जिसके भी संपादक जो भी करता था पुस्तकों को जो छापता था, तो उसको पहले वो मतलब देखता था कि क्या है क्या नहीं। तो जो आज आपके द्विवेदी जी हैं यानी कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, तो संपादक कार्य के लिए जितने भी पुस्तक छपाई के लिए उनके पास आते थे, तो उनके उन पुस्तकों के अंदर जैसे व्याकरण की जो कमियां रहती थी, भाषा की जो व्याकरण और भाषा की जितनी भी अशुद्धियां रहती थी, तो उसको दिखाकर यानी कि जो लेखक मतलब लिख करके आता था, तो उसको उसके बारे में वो बताते थे, उन कमियों के बारे में बताते थे। तो ऐसा बता करके वो लेखकों को सावधान करते थे कि इसमें व्याकरण की कमी है, भाषा की अशुद्धियां हैं, ठीक है। तो आगे क्या दिया है, यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बनाकर करते रहते हैं। कुछ लोग समाज में भी ऐसे होते हैं, आपके आसपास भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो गलतियां तो करते हैं, लेकिन अगर कोई उनको गलती उनकी बताती है तो वो दो चार बातें और उसी में बनाते हैं, पर अपनी गलती नहीं मानते हैं। तो ऐसे ही कुछ हठी लोग थे उस समय में भी, कुछ हठी लेखक थे, कुछ अनाड़ी लेखक थे। तो वो अपनी गलतियां नहीं मानते थे, बल्कि दो चार बातें और भी बना करके वो ऐड कर देते थे उसमें, ठीक है। पर अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखने लगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे कुछ ही ऐसे अनाड़ी थे कि वो अपनी गलतियों को नहीं मानते थे, लेकिन ज़्यादातर लेखक जो थे वो इन बातों का उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने लाभ उठाया, अपनी गलतियों को सुधारा। और जब भी वो कोई लेख लिखते थे, कोई पुस्तक कोई रचना करते थे, तो व्याकरण का पूरा ध्यान रखने लगे आगे से, ठीक है। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। क्या दिया है कि गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का स्मरण, यानी कि जब तक भाषा के लिए शुद्धता, मतलब अनादिकाल तक, जब तक ऐसा समझा आवश्यक समझा जाएगा कि भाषा के लिए शुद्धता कितनी जरूरी है, तब तक जो द्विवेदी जी ने क्या किया है, अपना एक योगदान दिया है भाषा को शुद्ध करने के लिए, तब तक ये मतलब आवश्यक, तब तक ये बना रहेगा। क्या द्विवेदी जी का जो योगदान रहा है, ठीक है, वो सबके जहन में बना रहेगा कि हाँ द्विवेदी जी ने इतने कार्य किए भाषा को शुद्ध करने के लिए। हिंदी की प्रचार कार्य में वृद्धि होने के साथ साथ भाषा की एक रूपता की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी। हिंदी के प्रचार कार्य में वृद्धि होने के साथ साथ भाषा की एक रूपता की आवश्यकता, एक रूपता की यानी कि पहले क्या होता था, पहले लोग जो रचनाएं करते थे, जो भी लेख लिखते थे, तो उसमें बहुत सारी भाषाओं का मिक्सअप कर देते थे, बोलियों का, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, अरबी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, तो सारा मिक्स करके लिखते थे, बिना किसी रोक टोक एकदम धड़ल्ले से लिखते थे। लेकिन फिर आगे जैसे जैसे मतलब हिंदी का जो प्रचार प्रसार बढ़ने लगा, उसी प्रकार से तो लोगों ने ध्यान दिया, ये अनुभव किया लोगों ने कि भाषा की एक रूपता बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गई आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में कुछ जानकारियाँ। और ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इनके विषय में कथन है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग 2-3 बार पढ़ लीजिए और अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे प्रचार कार्य और हिंदी पाठकों की वृद्धि। प्रचार कार्य यानी कि द्विवेदी युग में प्रचार कार्य क्या क्या हुए और हिंदी पाठकों की वृद्धि कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, कितने लोगों की हुई, तो ये सारी बातें भी आगे आप लोग पढ़ेंगे। तो हिंदी प्रचार का कार्य भारतेंदु ने ही प्रारंभ कर दिया था और उन्होंने बलिया के एक कॉलेज में हिंदी की उन्नति पर एक पद्यमय भाषण दिया था। पद्यमय यानी कि कविता के रूप में एक भाषण दिया था। अदालतों में हिंदी को स्थान दिलाने के लिए प्रयत्न उल्लेख हो चुका है।
अदालत में हिंदी को स्थान दिलाने के लिए इसका प्रयत्न का उल्लेख हो चुका है। अब आवश्यकता ऐसे हिंदी संस्थानों की थी जो अस्थायी महत्व की साहित्यिक योजनाओं को कार्यान्वित करे। अब किसकी आवश्यकता थी? ऐसे हिंदी संस्थानों की आवश्यकता थी जो अस्थायी महत्व की साहित्यिक योजनाओं को कार्यान्वित करे। 1884 में प्रयाग में हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा गठित की गई। कब? 1884 में। कहाँ पर? प्रयाग में। किस नाम से? हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा गठित की गई। 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा 1893 में स्थापना हुई थी किसकी? काशी नागरी प्रचारणी सभा की। ठीक है। इसके संस्थापकों में कौन कौन है? तो याद रखिएगा बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। ये 3 मुख्य थे किसकी स्थापना में? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में। और कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। ठीक है। सभा का उद्देश्य नागरी अक्षरों का प्रचार और हिंदी साहित्य को समृद्ध करना घोषित किया गया। ये जो सभा यानी कि जो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, तो इसका मुख्य उद्देश्य था नागरी अक्षरों की, यानी कि जो देवनागरी अक्षर होते हैं तो उनका प्रचार प्रसार करना और हिंदी साहित्य को समृद्ध करना। ठीक है। सभा ने हिंदी साहित्य की सर्वांगीण उन्नति के लिए जो कार्य किए हैं वे सर्वविदित हैं। प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों की खोज, उत्कृष्ट महत्वपूर्ण साहित्य का प्रकाशन, हिंदी शब्द सागर, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास जैसे ग्रंथों का प्रकाशन कहाँ से हुआ? नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा ही हुआ। ठीक है। जो मतलब ये जो सभा, जिस सभा की स्थापना की गई यानी कि नागरी प्रचारणी सभा की जब स्थापना की गई तो इसने हिंदी साहित्य की उन्नति के लिए क्या क्या कार्य किए हैं तो ये सर्वविदित है, यानी कि सभी लोग को ज्ञात है, सभी लोग जानते हैं। तो इसमें प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों की खोज की गई, उत्कृष्ट महत्वपूर्ण साहित्य का प्रकाशन हुआ, जैसे कि हिंदी शब्द सागर हो गया, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास, इन जैसे ग्रंथों का प्रकाशन इसी सभा के द्वारा हुआ था। छापाखानों के कारण पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय भी बन गया। छापा खानों के कारण क्या हुआ? पुस्तक का प्रकाशन करना एक व्यवसाय भी बन गया। बंगला आदि देशी भाषाओं और अंग्रेजी से अनुदित उपन्यासों, समाचार पत्रों, साहित्यिक पत्रिकाओं आदि को पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही थी। ऐसी स्थिति में भाषा की व्यवस्था का प्रश्न उठना स्वाभाविक था। अंग्रेजी, बंगला, प्रादेशिक बोलियों आदि का प्रभाव खड़ी बोली हिंदी पर विविध रूपों में एक साथ पड़ रहा था। इससे हिंदी के स्वरूप की हानि हो रही थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा में एक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। इस प्रकार उनके हाथों ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति हुई। किनके हाथों? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथों। सरस्वती का संपादन द्विवेदी जी ने 1903 में संभाला। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य द्विवेदी जी ने कब संभाला था? 1903 ईस्वी में उन्होंने हिंदी पाठकों को अनेक विषयों की जानकारी देना आरंभ किया। सरस्वती में जो लेख वे छापते थे उनके विषय विविध होते थे। द्विवेदी जी द्वारा संपादित सरस्वती 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण का विश्वकोश है। ठीक है। द्विवेदी जी के द्वारा संपादित जो सरस्वती पत्रिका है वो क्या है? 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण का विश्वकोश है। वे विविध विषयों के विद्वानों से हिंदी में लेख लिखवा कर छापते थे। जो विविध विषयों के जितने भी विद्वान थे वो लोग मतलब वो क्या करते थे? उनसे हिंदी में लेख लिखवा करके छापते थे। ठीक है। द्विवेदी जी शास्त्र और सृजना दोनों पर ध्यान देते थे, यानी कि जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं तो वो शास्त्र और सृजना इन दोनों पर ध्यान देते थे। शास्त्र और सृजना का मतलब हो जाएगा, जैसे शास्त्र होता है कि जैसे किसी भाषा का अगर आपको व्यवस्थित ज्ञान हो, पूरी तरीके से ज्ञान हो तो वो शास्त्र हो गया। और सृजना किसी चीज़ का सर्जन करना, यानी कि कुछ नया खुद से नया लिखना या फिर बनाना,
तो सर्जना उसी को कहते हैं, ठीक है। तो शास्त्र और सर्जना यानी कि जो पुराने जैसे ज्ञान थे, व्यवस्थित ज्ञान, जैसे किसी भी विषय का एक व्यवस्थित ज्ञान भी उनके पास था और नई नई चीज़ों को ये रचते भी थे, उनकी सर्जना भी करते थे। तो इन दोनों पर ही ये ध्यान देते थे। द्विवेदी युग के साहित्य में वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता एवं गद्यात्मकता की प्रवृत्ति प्रमुख है। द्विवेदी युग के साहित्य में क्या है? वैचारिकता तो है ही, इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु है, कोई वस्तु हो गया या किसी प्रकार की घटना हो गई या कोई व्यक्ति को ही ले लीजिए, तो अगर उनका जहाँ पर विस्तार से वर्णन किया जाए, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, व्यक्ति को छोड़िए, जैसे कोई विषय है, आप जैसे किसी विषय पर अगर आप कुछ मतलब लिख रहे हैं तो उसके बारे में बहुत ही गहराई से जानकारी प्रस्तुत करना, ठीक है, उसी को इतिवृत्तात्मकता कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि किसी भी व्यक्ति हो गए या वस्तु हो गया तो उनके बारे में मतलब पूरे विस्तार से वर्णन को प्राथमिकता देना ही इतिवृत्तात्मकता होती है, ठीक। और गद्यात्मकता, ये सब क्या है? प्रवृत्तियाँ इनकी प्रमुख हैं। द्विवेदी युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं तो साहित्य में वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता और गद्यात्मकता, तो ये प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, ठीक है। संभवतः यही कारण है कि द्विवेदी युग की गद्य विधाओं में निबंध इतना महत्वपूर्ण है। संभवतः यही कारण है कि द्विवेदी युग की जो गद्य विधाएं हैं तो उन गद्य विधाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसे माना गया है? निबंध को माना गया है। गंभीर लेख निबंधों से बहुत भिन्न है। गंभीर लेख निबंधों से बहुत भिन्न है। इनमें वह जीवंतता तो नहीं है, किंतु वैचारिक व्यवस्था एवं विश्लेषण की दृष्टि से ये अभूतपूर्व हैं। निबंध विधा की विशेषता बताते हुए पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, तो क्या लिखा है? संसार की हर एक बात और सब बातों से संबद्ध है। संसार की हर एक बात और सब बातों से संबद्ध है। अपने अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी और पर। आप सबको पता है कि हर व्यक्ति का मन एक जैसा नहीं होता है, ना तो उसकी सोच, ना तो उसका कार्य करने का तरीका किसी का भी एक तरीके से नहीं मिलता है, हर किसी का। यहाँ पर क्या दिया है कि किसी संबंध सूत्र पर, मतलब किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी और पर। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपके समक्ष मान लीजिए आपके समक्ष कोई चीज़ रखी हुई हो, दो व्यक्ति हैं, तो उस वस्तु को लेकर के अगर जो एक पहले व्यक्ति का विचार होगा तो जरूरी नहीं है कि वही विचार दूसरा व्यक्ति के अंदर भी हो। उसके विचार दूसरे हो सकते हैं उसी एक वस्तु को लेकर के। तो यही चीज़ कहा गया है कि एक ही संबंध सूत्र पर किसी का मन कुछ और कहता है और किसी का मन कुछ और कहता है, ठीक है। ये संबंध सूत्र एक दूसरे से ऐसे ही नथे हुए पत्ते के भीतर की नसों के समान चारों ओर एक जाल के रूप में फैले हैं। ये संबंध सूत्र जो है वो एक दूसरे से ऐसे ही नथे हुए पत्ते के भीतर की नसों। आप लोग कोई पत्ता उठाइए, पत्ते के अंदर जो क्या होते हैं, नसें होते हैं, जो रेखाएं होती हैं, तो वो सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो उसी को कहते हैं कि पत्ते के भीतर की नसों के समान चारों ओर एक जाल के रूप में फैले हैं, ठीक है। तो ये किसका कथन है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। निबंध लेखन अपने मन को प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। एक ही विषय पर लेखक अपनी अपनी रुचि या दृष्टि के अनुसार भिन्न भिन्न बातें देखता है। अभी मैंने आपको समझाया कि विषय एक ही हो लेकिन अलग अलग लेखक, मतलब जितने भी लोग लिखेंगे उस विषय पर, तो वो अपनी अपनी रुचि के हिसाब से, अपनी अपनी दृष्टि के हिसाब से, अपनी अपनी सोच के हिसाब से क्या करेंगे, उस चीज़ को अलग अलग देखेंगे, उस विषय को अलग अलग देखेंगे, बातें करेंगे, ठीक है। इसका कारण मन का भिन्न संबंध सूत्रों पर दौड़ना है। इसका कारण क्या है? मन का भिन्न संबंध सूत्रों पर दौड़ना है। इसी से निबंध में लेखक की व्यक्तिगत विशेषताओं का उद्घाटन सबसे अधिक होता है। आपका मन किस संबंध सूत्र पर दौड़ता है, इससे आपके मन का भी उद्घाटन हो जाता है। यानी कि जब कोई लेखक निबंध लिखता है तो उसके निबंध को जब आप पढ़ेंगे तो उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
इस लेखक का जो मन है तो वह किस संबंध सूत्र पर दौड़ता है, या मतलब कि उनके निबंधों से उनका जो एक व्यक्तिगत रूप होता है वो झलकता है कि ये लेखक स्वभाव का कैसा हो सकता है। ठीक है। इस काल में ही अंग्रेजी के लेखक फ्रांसिस बेकन और मराठी निबंधकार चिपलूणकर के निबंधों का अनुवाद हिंदी में प्रकाशित हुआ। किस काल में? इसी काल में। इस काल में यानी कि द्विवेदी युग में ही अंग्रेजी के एक लेखक हैं फ्रांसिस बेकन और मराठी के निबंधकार हैं चिपलूणकर के, मतलब इन दोनों के निबंधों का अनुवाद हिंदी में प्रकाशित हुआ। बेकन के निबंधों का अनुवाद द्विवेदी जी ने स्वयं किया था। बेकन के निबंधों का अनुवाद द्विवेदी जी ने स्वयं किया था। तो द्विवेदी जी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो याद रखिएगा जो फ्रांसिस बेकन हैं तो वो इनके विषय में भी एक जानकारी आप लोग जानिए कि जो फ्रांसिस बेकन है तो वे अंग्रेजी के पहले निबंधकार माने जाते हैं। ठीक है, पहले निबंधकार, अंग्रेजी के पहले निबंधकार फ्रांसिस बेकन माने जाते हैं। और याद रखिएगा इनके 36 निबंधों का अनुवाद द्विवेदी जी ने किया था। ठीक है, कितने? एक दो नहीं, पूरे 36 निबंधों का अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। वैसे तो परीक्षा में ऐसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये प्रश्न बन सकता है कि फ्रांसिस बेकन के निबंधों का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। इस काल के निबंधकारों में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित माधव प्रसाद मिश्र, बाबू बालमुकुंद गुप्त, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी और अध्यापक पूर्ण सिंह प्रमुख हैं। इस काल में यानी कि जो द्विवेदी युग है तो उसमें जो महत्वपूर्ण निबंधकार हैं तो उनमें कौन कौन से हैं? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, पंडित माधव प्रसाद मिश्र हैं, बाबू बालमुकुंद गुप्त, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी और अध्यापक पूर्ण सिंह, ये बहुत ही प्रमुख निबंधकार हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल के प्रारंभिक निबंध इसी दौर के हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रारंभिक निबंध हैं तो वो इसी दौर के हैं। उनका अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध कविता क्या है, पहले पहल इसी काल में लिखा गया, यानी कि द्विवेदी युग में, यानी कि जब द्विवेदी युग का प्रारंभ हुआ था तब इनका जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक निबंध है किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, तो 1909 में लिखा गया। यद्यपि इसका संशोधित एवं परिवर्तित रूप उन्होंने बाद में प्रकाशित कराया। ठीक है, लिखा तो उन्होंने इसी काल में था 1909 में, लेकिन इसका संशोधित और परिवर्धित रूप उन्होंने बाद में प्रकाशित करवाया था। और देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया पीछे कि जो फ्रांसिस बेकन हैं यानी कि अंग्रेजी के निबंधकार हैं तो उनका क्या किया था, क्या दिया है कि द्विवेदी जी ने निबंधों का अनुवाद किया था, लेकिन किस नाम से किया था तो ये मैं बताना भूल गई। तो याद रखिएगा बेकन विचार रत्नावली की भूमिका के रूप में किया था। ठीक है, कहीं नोट कर लीजिए आप लोग, बेकन विचार रत्नावली की भूमिका। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस युग में गंभीर और ललित दोनों प्रकार के निबंध लिखे गए, किंतु विचारपरक निबंधों का महत्व अधिक है। अब देखिए, अब गंभीर और ललित निबंध क्या होते हैं, तो इस युग में यानी कि द्विवेदी युग में गंभीर और ललित दोनों प्रकार के निबंध लिखे गए, लेकिन क्या दिया है, विचारपरक निबंधों का महत्व अधिक है। तो सबसे पहले तो समझिए कि ये निबंध होते क्या हैं। तो देखिए जो गंभीर निबंध होता है तो जैसे कोई गंभीर या फिर प्रचलित विषय हो गया, बहुत ही फेमस विषय हो गया, तो उस पर बहुत ही विचारपूर्ण और तार्किक ढंग से अगर उसको लिखा जाए तो वो क्या होता है, वो गंभीर विषय होता है, गंभीर निबंध होता है कहलाएगा। ठीक है, और ललित निबंध क्या है, तो इसमें लेखक की जो व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं, जैसे एक कह सकते हैं कि बहुत ही मनमोहक शैली में अगर लिखें और बहुत ही सरल और सहज भाषा में लिखें तो वो ललित निबंध होता है। गंभीर से ऐसे ही पता चलता है कि किसी गंभीर विषय पर लिखा जाए तो वो गंभीर निबंध होगा। ललित तो इसमें लेखक की स्वयं की मतलब भावनाएं होती हैं। ठीक है, और बहुत ही से मनमोहक ढंग से लिखते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में लिखते हैं, सरल शब्दों में नहीं, सरल भाषा में लिखते हैं, तो वो ललित निबंध हो गया। लेकिन ये दोनों निबंध तो लिखे गए द्विवेदी युग में, लेकिन विचारपरक निबंधों का महत्व इसमें अधिक है। विचारपरक जैसे कि ऐसे लेख जिनमें लेखक के विचारों को सिर्फ महत्व दिया जाता है। ठीक है,
यानी कि कह सकते हैं कि लेखक के भाव की अपेक्षा किस पर ध्यान दिया जाए, बुद्धि पर। लेखक के भाव से ज़्यादा उसकी बुद्धि की जिसमें प्रधानता होती है, तो वो विचारपरक निबंध होते हैं। तो आई होप तीनों निबंधों के बारे में आपको जानकारी हो गई होंगी। ठीक है, अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का तेवर प्रायः सर्वत्र नियामक और व्यवस्थापक है। चाहे वे कवि और कविता पर लिखें, चाहे क्या हिंदी का नाम की कोई भाषा ही नहीं जैसे निबंध पर। देखिए क्या दिया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का जो तेवर है वो प्रायः सर्वत्र यानी कि सभी जगह पर नियामक और व्यवस्थापक है। फिर चाहे वे कवि और कविता पर निबंध लिखें, तो याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध क्या है, कवि और कविता। और एक क्या है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं। तो ये दोनों ही इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के। ठीक है, उनके निबंध अस्पष्ट होते थे। उनमें कलात्मकता की अपेक्षा अपनी बात को समझा बुझाकर कहने की प्रवृत्ति अधिक है। विरोधी पक्ष का समन करने के लिए वे विवादात्मक मुद्रा भी अपनाते हैं। वस्तुतः द्विवेदी जी की चिंता विविध विषयों का ज्ञान समेटकर हिंदी पाठकों तक पहुंचा देना है। निबंध लिखते समय भाषागत व्यवस्था का ध्यान भी उनके मस्तिष्क में कम नहीं रहता होगा। उनके समीक्षात्मक निबंधों में उनका समालोचक रूप प्रकट हुआ है। संस्कृत के कवियों पर लिखते समय उनकी इस ग्राह्य क्षमता का भी पता चलता है। संस्कृत के कवियों पर भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका समय दिया है 1883 से लेकर के 1920 तक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इनके विषय में पढ़ा जाए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस युग के अन्यतम निबंधकार हैं। उनके निबंध संख्या में कम है, किंतु उनमें अगाध पांडित्य और आधुनिकता का अपूर्व समन्वय मिलता है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी एक रचना है, क्या है, उसने कहा था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें एक लाइन आता है, तेरी कुड़माई हो गई क्या। जितने भी लोग पढ़े हैं तो उनको पता होगा कि बहुत ही इनके, देखिए यहाँ पर दिया भी है कि इनके निबंधों की संख्या बहुत कम है। ये ज़्यादा रचनाएं नहीं किए थे, बस 2-3 ही किए थे, लेकिन इन्होंने हिंदी साहित्य में एक बहुत ही बड़ा छाप छोड़ा है। ठीक है, उसने कहा था, इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आप लोग पढ़िएगा, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा, लहना सिंह वाला। ठीक है, तो देखिए इनका जो समय दिया है 1883 से लेकर के 1920 तक है। और ये इस युग के यानी कि द्विवेदी युग के अन्यतम निबंधकार हैं, बहुत ही श्रेष्ठ निबंधकार हैं। उनके निबंधों की संख्या कम है, लेकिन उनमें क्या है, अगाध पांडित्य और आधुनिकता का अपूर्व समन्वय मिलता है। गुलेरी जी अतीत और वर्तमान के सूक्ष्मदर्शी विद्वान रचनाकार थे। ठीक है, वे साहित्य और अन्य सांस्कृतिक चेष्टाओं की गतिशीलता पहचानते थे, इसीलिए उनका दृष्टिकोण समाज शास्त्रीय है। प्राचीन साहित्य का अधिकारी विद्वान होने के कारण उनके निबंधों में प्रसंग गर्भत्व के आधार पर विनोद व्यंग का रंग भी है। उनकी भाषा हिंदी गद्य का प्रतिमान है। उनके भाषा शास्त्रीय निबंध भी रोचक और अत्यंत पठनीय है। कछुआ धर्म और मारेशी मोहि कुठाओ उनके प्रसिद्ध निबंध है। कछुआ धर्म किसका, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये इनके दोनों ही निबंध हैं, कछुआ धर्म और मारेसी मोहे कुठाओ। देखिए मारेसी मोहे कुठाओ का मतलब होता है कि मुझे बुरी जगह पर घात किया, मारेसी मोही मुझे मारा, कुठाओ यानी जहाँ मारने योग्य नहीं था वहाँ मुझे मारा। तो यह इनका एक प्रसिद्ध निबंध है। ठीक है, अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे अध्यापक पूर्ण सिंह, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। तो चलिए इनके विषय में देखा जाए क्या लिखा गया है। इनका समय है कि 1881 से लेकर के 1931 ईस्वी तक। अध्यापक पूर्ण सिंह का जो समय दिया है वो 1881 से लेकर के 1931 तक। अध्यापक पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता, जो कि बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम तथा सच्ची वीरता जैसे निबंध लिखे हैं, और तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण इनके निबंध है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनमें बहुज्ञता के साथ भावुकता मिलती है। अध्यापक पूर्ण सिंह का मिजाज एक ऐसे आधुनिक सूफी विद्वान का था जो समानता, शांति और मानवीय करुणा में विश्वास करता है।
देखिए, जो अध्यापक पूर्ण सिंह हैं उनका मिजाज एक ऐसे आधुनिक सूफी विद्वान का था जो क्या समानता, शांति और मानवीय करुणा में विश्वास करता है। मजदूरी और प्रेम में श्रम का जो सौंदर्य प्रकट किया गया है वह सौंदर्य बोध की आधुनिकता का उदाहरण है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे बाबू श्याम सुंदर दास के विषय में। 1875 से लेकर के 1945 इनका समय है। बाबू श्याम सुंदर दास के निबंध प्रायः विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं, जो उस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। बाबू श्याम सुंदर दास के जितने भी निबंध हैं वो खास करके विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके लिखे गए हैं और ये बहुत ही ज़रूरी था, उस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति थी। ठीक है, अगला है बाबू बाल मुकुंद गुप्त। इनका समय 1865 से लेकर के 1907 ईस्वी है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त के निबंध द्विवेदी युगीन निबंधों में अपनी व्यंग विनोदपूर्ण शैली और चुहल के कारण विशिष्ट है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त के जो निबंध हैं तो द्विवेदी युगीन निबंधों में अपनी किस प्रकार की शैली, व्यंग विनोदपूर्ण शैली और चुहल के कारण क्या है, विशिष्ट है, यानी कि खास है। तो व्यंग विनोदपूर्ण मैंने कई बार आप लोग को बताया है व्यंग विनोदपूर्ण क्या होता है, तो एक बार फिर से बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि यह एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें समाज की, जैसे कि समाज में जो विसंगतियाँ फैली होती हैं, कुरीतियाँ, जो बाह्य आडंबर वगैरह होते हैं और जो दोष होते हैं, तो उन पर हास्य और उपहास्य के माध्यम से तीखा प्रहार किया जाता है। ठीक है, हास्य और उपहास के माध्यम से तीखा प्रहार किया जाता है ताकि पाठक हो या दर्शक हो तो उनको हंसी के साथ साथ सामाजिक सुधार के लिए भी प्रेरणा मिले। ऐसी गद्य विधाएं, ठीक है, ऐसी गद्य विधा है, साहित्यिक विधा, साहित्यिक विधा है ये। व्यंग विनोदपूर्ण जो शैली होती है तो इसमें चाहे पाठक हो या श्रोता हो तो वो जब इस निबंध को पढ़े तो उसे हंसी भी आए, हंसी भी आए, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो, जो सामाजिक बुराई है तो उसके लिए उसे प्रेरणा भी मिले कि हाँ ये बुराइयाँ समाज में फैली हुई है और मुझे इसके लिए कुछ कार्य करना है। ठीक है, तो इसी को व्यंग विनोदपूर्ण शैली कहा जाता है। यहाँ दिया है चुहल, चुहल या फिर कहीं कहीं चुहलबंदी लिखा होता है। तो चुहल का मतलब होता है कि जो मतलब चुहलबंदी का मतलब जैसे हो जाएगा कि जैसे लोग हंसी ठिठोली करते हैं, ठीक है, जैसे हल्का सा हंसी मजाक होता है लोगों के बीच में, तो उसी को चुहल कहते हैं, चुहलबंदी। ठीक, तो इनके जो निबंध हैं तो ये इनके निबंधों की विशेषता है बाल मुकुंद गुप्त की। ठीक है, द्विवेदी युगीन लेखकों में भारतेंदु युगीन लेखकों की शैली के सबसे निकट यही हैं। देखिए, जो द्विवेदी युग के जितने भी लेखक हैं तो उनमें भारतेंदु युग के लेखकों की शैली के सबसे निकट यही है, यानी कि बाबू बाल मुकुंद गुप्त। ये राजनीतिक विषयों या घटनाओं, कभी कभी किसी मेले त्योहार या और किसी विषय पर शिव शंभू के नाम से शिव शंभू के चिट्ठे लिखते थे। जैसे कि आप लोग पढ़ें कि इनकी क्या विशेषता थी, व्यंग विनोदपूर्ण शैली से निबंधों को लिखने की इनकी विशेषता रही है। तो ये क्या करते थे कि कभी कभी किसी मेले में, त्योहार में या किसी विषय पर शिव शंभू के नाम से शिव शंभू के चिट्ठे लिखते थे। शिव शंभू इनका एक मतलब काल्पनिक पात्र है। ठीक है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त का एक काल्पनिक पात्र है शिव शंभू नाम से, तो उसी के नाम से चिट्ठे लिखते थे। ये याद रखिएगा, बहुत 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 ही ज़्यादा, जितना कहा जाए उतना कम। ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट ये इनकी रचना है, शिव शंभू के चिट्ठे। किसका है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त का, आप लोग इसे याद रखिएगा। इसमें क्या था, क्यों लिखते थे कि इसमें ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों या अपनी समझ से अनुचित व्यवहारों की खबर लेते थे। शिव शंभू के चिट्ठे का लेखक भांग के नशे में होने का मुखौटा पहन लेता था। सच्ची बात कहने के लिए यह रूप परिवर्तन या लीला भाव साहित्यकारों का आजमाया तरीका है। इससे बचाव भी रहता है और व्यंग्य की धार भी पैनी हो जाती है। यानी कि यह एक शिव शंभू नाम का एक काल्पनिक पात्र है। तो क्या होता है कि जो मतलब जो समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं या जो ब्रिटिश साम्राज्य थे, तो ब्रिटिश साम्राज्य के जो नियम कानून थे उस पर तीखा प्रहार करने के लिए वो इनका इस पात्र का प्रयोग करते थे। ठीक है, मतलब अपनी क्या दिया है कि व्यंग्य की धार भी पैनी हो जाती थी, मतलब अपनी बातों को वो कह भी लेते थे और मतलब और इन पर कोई आँच भी नहीं आता था।
इसके माध्यम से, शिव शंभू के माध्यम से। ठीक है, तो यह इनका एक लेख है, इनका एक मतलब निबंध है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। निबंध द्विवेदी युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधा है। निबंध द्विवेदी युग की सबसे अधिक महत्वपूर्ण गतिविधा है। उस युग की जिज्ञासा और वैचारिकता पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंधों में रूपायित हो गई हैं। रूपायित हो गई हैं, रूपायित का मतलब कि जिसे कोई रूप दे दिया गया हो। तो किसमें रूपायित हो गई हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंधों में। ठीक है, द्विवेदी युग के निबंधों का पूर्ण उन्नत रूप हम पंडित रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में पाते हैं। उनके प्रारंभिक निबंध द्विवेदी युग में ही लिखे गए हैं। जो अभी पहले भी आप लोगों ने पढ़ा कि जो रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं, प्रारंभिक निबंध हैं, तो वो द्विवेदी युग में ही लिखे गए हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही लंबा है। अगर मैं मतलब पूरा टॉपिक समाप्त करूंगी इसका, तो समझ लीजिए 1.5 से 2 घंटे बीत जाएंगे। तो आप लोग भी बोर होने लगे होंगे, और इतना ज़्यादा अगर एक ही दिन में क्लास चल जाएगी तो याद करने में भी काफ़ी मुश्किलें आएंगी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। आगे जितना भी दिया हुआ है और जो अन्य द्विवेदी युग के जो विधाएं हैं, उपन्यास, कहानी, ये सब, और जो प्रमुख रचनाकार हैं, निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, तो उनके बारे में चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को ये क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं और वाकई में सच में वो लोग अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं परीक्षा में, तो वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरी प्रतिदिन वीडियो देखते रहें, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है एलटी ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सेकंड वाला पेपर होगा, यानी कि जो सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें सिर्फ 20 प्रश्न पूछे जाने हैं आपके लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय के रूप में, तो उसके लिए ये पुस्तक बहुत ही समझ लीजिए एक प्रकार से रामबाण है तैयार करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।